नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हमारे पास है स्फूर्ति सेहरे की किताब थिंक एंड विन लाइक धोनी। और आज हम इस किताब के जरिए एक ऐसे दिमाग को समझने की कोशिश करने वाले हैं जिसने भारतीय क्रिकेट का नक्शा ही बदल दिया। बिल्कुल। देखिए, हमारा मकसद यहाँ महेंद्र सिंह धोनी की ट्रॉफियों की गिनती करना नहीं है या उनके छक्कों की लंबाई नापना नहीं है। वो तो सब जानते हैं। हाँ, वो सब हम जानते हैं। हम आज उस मानसिकता की गहराई में उतरेंगे जिसने उन्हें कैप्टन कूल बनाया। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी सफलता सिर्फ एक संयोग थी या फिर ये जीतने की कला का एक सोचा समझा ब्लूप्रिंट था। लेखिका स्फूर्ति सेहरे ने एक फैन के तौर पर यह सफर शुरू किया था। वो धोनी की सफलता के पीछे का क्यों समझना चाहती थी। उन्होंने धोनी के शांत स्वभाव, दबाव में फैसले लेने की क्षमता और उनकी जीत के पैटर्न का बहुत बारीकी से अध्ययन किया। तो यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, जब कोई आम इंसान असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचता है तो उसके दिमाग में आखिर चलता क्या है? क्या हम धोनी जैसे इंसान से अपनी जिंदगी के लिए कुछ सीख सकते हैं? बिल्कुल, और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ये चर्चा सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में मेंटल स्किल्स यानी दिमागी मजबूती की बात है। जानकर हैरानी होगी, लेकिन बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि किसी भी फील्ड में सक्सेस का 70% हिस्सा दिमागी खेल है। 70%? हाँ, 70%। सिर्फ 30% टैलेंट और मेहनत पर निर्भर करता है। और धोनी के मामले में ये बात 100% सच लगती है। उनका दिमाग वाकई अलग तरह से काम करता है, और जैसा कि किताब में भी लिखा है, वो तरीका ही विनर्स वे है, मतलब जीतने वालों का तरीका। उनकी कामयाबी का राज उनके हेलीकॉप्टर शॉट से ज्यादा उनके दिमाग के संतुलन में छिपा है। चलिए तो इसी दिमागी खेल को समझते हैं। किताब का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है सही नजरिया, द राइट एटीट्यूड। हाँ, इसमें सबसे पहले आती है कभी ना खत्म होने वाली पॉजिटिविटी। बिल्कुल। एक किस्सा है जब धोनी को 2014 एशिया कप से चोट के कारण बाहर होना पड़ा। अब किसी भी कप्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होता। बहुत बड़ा। लेकिन उनका जवाब क्या था? बस इतना, कोई नहीं, फिर चांस आएगा। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन उस लेवल पे इतना सहज रहना कमाल है। सही कहा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उनकी आदत में शुमार है। अच्छा। हाँ, एक और किस्सा है मैदान के बाहर का। वो अपनी नई लैंड रोवर चला रहे थे और अचानक एक कार सामने आ गई। एक्सीडेंट होते होते बचा। अरे बाप रे। उनके साथ जो दोस्त बैठे थे उनकी तो सांसें ही अटक गईं, पर धोनी एकदम शांत थे। उन्होंने बस इतना कहा, जब जिंदगी इतनी अच्छी चल रही हो तो हम बेवजह का तनाव क्यों पैदा करें। वाह। अब सोचिए, हम और आप होते तो शायद पूरा दिन उसी घटना के बारे में सोचते रहते। लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। हम में से ज्यादातर लोग तो उस दोस्त की तरह होते हैं जिनकी सांसें अटक गईं। क्या ये एक स्वाभाविक गुण है या इसे सीखा जा सकता है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। धोनी का मानना है सफलता आपके दिमाग को मजबूत बनाने के बारे में है। ये सिर्फ अच्छा सोचो वाली बात नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक तरह की दिमागी कसरत है। जैसे जिम में वजन उठाकर मसल बनाते हैं, वैसे ही रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियों पर सही रिएक्शन देकर हम अपना मानसिक मसल बना सकते हैं। धोनी ने सालों तक यही किया है, और इसी से इन फॉर्म और आउट ऑफ फॉर्म की धारणा भी जुड़ी है। उनके लिए फॉर्म कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि मन की एक अवस्था है। मन की अवस्था? हाँ, अगर कोई आत्मविश्वास से भरा है और सकारात्मक सोचता है तो वो हमेशा इनफॉर्म ही है। तो ये सकारात्मकता तो समझ आती है, लेकिन ये तो तब है जब हालात ठीक ठाक हों। उस स्थिति का क्या जवाब सच में डरे हुए हों? बिल्कुल। जैसे 2005 का वो पाकिस्तान वाला मैच, जब करियर दांव पे लगा था। शुरुआती मैचों में वो फेल हो चुके थे। टीम में जगह बनाए रखने का भयानक दबाव था। हाँ, बिल्कुल। वहां तो सिर्फ पॉजिटिव सोचने से काम नहीं चलता, वहां तो निडरता चाहिए। ये गुण उनमें कहां से आया? बिल्कुल सही सवाल। और यहीं डर का मनोविज्ञान सामने आता है। धोनी के अनुसार डर मन का एक भ्रम है जो असल में मौजूद नहीं है। एक भ्रम? हाँ, वो कहते हैं कि आप डर को जितनी ज्यादा तवज्जो देंगे वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। उनका डर से निपटने का तरीका भी अलग है। वो डर को स्वीकार करते हैं, उसे अनदेखा नहीं करते, लेकिन उसे कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो जानते थे कि अगर वो उस मैच में फेल होने के डर से खेलते तो शायद कभी वो 148 रनों की पारी नहीं खेल पाते। तो वो करते क्या थे इस डर को काबू में रखने के लिए? उनका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका था। वो मैच से पहले अच्छी नींद लेने पर बहुत जोर देते थे। नींद? हाँ, नींद।
उनका मानना था कि अगर दिमाग को आराम मिलेगा तो वो अगले दिन तरोताजा और शांत रहेगा। एक थका हुआ दिमाग ज्यादा डरता है, ज्यादा चिंता करता है। ये तो बहुत ही सीधी सादी बात है। बिल्कुल। तो उनकी निडरता किसी सुपर हीरो वाली नहीं, बल्कि एक अच्छी तरह से आराम किए हुए फोकस दिमाग की निडरता थी। और यह हम सब कर सकते हैं। अगली बार जब किसी बड़े इंटरव्यू या एग्जाम से पहले डर लगे तो देर रात तक चिंता करने के बजाय अच्छी नींद लेने की कोशिश कीजिए। शायद आधा डर तो वहीं खत्म हो जाए। और इसी शांति से जुड़ा है उनका सबसे मशहूर टैग, कैप्टन कूल। हाँ, पूर्व कोच डंकन फ्लेचर ने कहा था कि ज्यादातर टीमें दबाव में बिखर जाती हैं, पर धोनी दबाव को सोखने में इतने माहिर हैं कि टीम मुश्किल हालात में भी जीत जाती थी। सही है। 2013 का सेल्कॉन मोबाइल कप का फाइनल याद है? याद है। भारत को जीतने के लिए 15 गेंदों में 9 रन चाहिए थे और सिर्फ 1 विकेट बाकी था। धोनी क्रीज पर थे, बिल्कुल शांत, जैसे पार्क में टहल रहे हों। और उस शांति के पीछे का राज क्या है? धोनी दबाव को एक समस्या के रूप में नहीं देखते। तो किस रूप में देखते हैं? एक अवसर के रूप में, हीरो बनने का मौका। अच्छा। उनका फलसफा बहुत सीधा है। जब मैं बल्लेबाजी करता हूं तो मैं सिर्फ गेंद देखता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कौन फेंक रहा है, स्कोर क्या है या क्राउड क्या चिल्ला रहा है। वाह। ये सोच बाहरी दबाव, शोर और उम्मीदों को एक फिल्टर की तरह दिमाग से बाहर कर देती है। आपका ध्यान सिर्फ उस एक काम पर केंद्रित हो जाता है जो उस पल में सबसे जरूरी है। गेंद को देखो, गेंद को खेलो, बस। ये सब सुनने के बाद मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि ऐसा इंसान अपने लक्ष्य कैसे तय करता होगा? क्या वो हमारी तरह 5 साल के प्लान बनाते होंगे? मुझे शक है। किताब इस बारे में क्या कहती है? आपका शक बिल्कुल सही है। यहाँ भी धोनी का तरीका सबसे अलग है। क्या है वो तरीका? देखिए, नेपोलियन हिल ने कहा था, एक लक्ष्य समय सीमा के साथ एक सपना है। लेकिन धोनी बड़े दूर के लक्ष्यों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। नहीं। रिटायरमेंट प्लान या अगले विश्व कप जैसे सवालों पर वो हमेशा कहते थे कि उनका ध्यान सिर्फ मौजूदा मैच पर है। वो छोटे, हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन ये तो आम धारणा के बिल्कुल उलट है। हमें तो हमेशा सिखाया जाता है कि बड़ा सोचो, लंबी रेस का घोड़ा बनो। और यहीं पर मनोविज्ञान का एक गहरा पहलू सामने आता है। बड़े लक्ष्य अक्सर डरावने लगते हैं और परफॉर्मेंस का दबाव बनाते हैं। हाँ, सही बात है। मान लीजिए किसी लेखक को 300 पन्नों की किताब लिखनी है, ये सोचकर ही घबराहट हो सकती है। लेकिन अगर वो सोचे कि मुझे आज सिर्फ 1 पेज लिखना है, तो काम आसान और मैनेजेबल हो जाता है। हाँ, ये तो है। धोनी ने बैटिंग में यही 1 पेज 1 दिन वाली फिलॉसफी अपनाई। इसका कोई क्रिकेट से जुड़ा उदाहरण है? बिल्कुल। किताब में बताया गया है कि मान लीजिए 20 ओवरों में 200 रनों का बड़ा लक्ष्य है। धोनी इसे एक पहाड़ की तरह नहीं देखते। तो फिर? वो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। वो सोचते हैं, अगर हमारी टीम आखिरी की 20 गेंदों पर 80 रन बना सकती है, तो इसका मतलब हुआ कि हमें पहले 100 गेंदों पर सिर्फ 120 रन बनाने हैं। ये तो आराम से हो सकता है। अच्छा। इस एक सोच ने 200 के डरावने लक्ष्य को एक हासिल किए जा सकने वाले काम में बदल दिया। ये मानसिक दबाव को कम करता है और दिमाग को स्पष्टता देता है। इसी से जुड़ी एक और बात है जो मुझे बहुत आकर्षक लगी, विजुअलाइजेशन की शक्ति है। हाँ? ये जानकर हैरानी होती है कि धोनी ने 2011 विश्व कप शुरू होने से बहुत पहले ही खुद को कप उठाते हुए कल्पना कर ली थी। मैंने एक बार इसे एक प्रेजेंटेशन से पहले करने की कोशिश की थी और हैरानी की बात है, इसने मेरा आत्मविश्वास सच में बढ़ा दिया था। बिल्कुल। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है। Exactly. ये उस भावना को महसूस करने के बारे में है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ सपना देखना नहीं है, ये अपने लक्ष्य को हकीकत में बदलने का एक मानसिक अभ्यास है। और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक और जरूरी चीज है, अवसर बनाना, जिसका धोनी से बड़ा उदाहरण कोई नहीं। हाँ, उनका वो मशहूर कथन है, अवसर दस्तक नहीं देंगे, आपको उन्हें बनाना होगा। बिल्कुल। उनके शुरुआती दिनों का एक किस्सा है, जब उनके स्कूल कोच केशव रंजन बनर्जी ने उन्हें टीम में मौका नहीं दिया, तो धोनी ने हार नहीं मानी। क्या किया उन्होंने? वो लगातार कोच के आसपास रहते, अभ्यास के दौरान गेंद पकड़ते, अपनी लगन दिखाते रहे, जब तक कि कोच उन्हें मौका देने पर मजबूर नहीं हो गए। सार यही है कि अवसर मिलने का इंतजार करने के बजाय अवसर पैदा करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हमने नजरिए और लक्ष्य निर्धारण की बात की। अब आते हैं उस मंत्र पर जो शायद धोनी के पूरे करियर का सार है, जो उन्होंने कई बार दोहराया है, मैं हमेशा प्रक्रिया का पालन करता हूं, यानी फॉलो द प्रोसेस। इसका असल में मतलब क्या है? यह सिर्फ कड़ी मेहनत से तो कहीं ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और इसका एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण है
2015 विश्व कप के दौरान का। हाँ। उनकी बेटी जीवा का जन्म हुआ, लेकिन वो विश्व कप बीच में छोड़कर घर नहीं लौटे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश के लिए खेलना और विश्व कप पर ध्यान केंद्रित करना उस समय की प्रक्रिया थी और बाकी सब इंतजार कर सकता है। मैं इस समर्पण का सम्मान करता हूं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये थोड़ा कठोर है। क्या ये प्रोसेस हमें जीवन के दूसरे जरूरी पलों से दूर कर सकता है? इसमें संतुलन कैसे बनाया जाए? यह एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब प्रक्रिया को सही से समझने में है। मतलब? धोनी का प्रोसेस कोई मशीन की तरह काम करना नहीं है। यह एक तरह का मेंटल चेकलिस्ट है। मैच से पहले उनका दिमाग पूछता है, क्या मेरी सोच पॉजिटिव है? हाँ। क्या तैयारी पूरी है? हाँ। क्या मैं शांत हूँ? हाँ। बस अगर इन 3 बॉक्स पर टिक लग गया तो उनका काम खत्म। गेंदबाज कौन है, स्कोर कितना है, दर्शक क्या चिल्ला रहे हैं, ये सब प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, इसलिए दिमाग में उसकी एंट्री ही बंद है। अच्छा, तो ये प्रोसेस असल में उन चीजों पर फोकस करना है जो हमारे कंट्रोल में है और बाकी सब छोड़ देना है। एग्जैक्टली। ये अवधारणा सीधे सीधे डिटैचमेंट यानी अनासक्ति से जुड़ती है। जैसे भगवत गीता में कहा गया है। बिल्कुल। कर्म कर, फल की आशा मत कर। धोनी का फंडा सिंपल था, मेरा काम है छक्का मारने की पूरी कोशिश करना। गेंद बाउंड्री के पार जाएगी या नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है। जब आप नतीजे की चिंता छोड़ देते हैं तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर होता है और मजे की बात यह है कि नतीजे बेहतर आते हैं। परिणाम से इस अनासक्ति का एक और उदाहरण है। 2015 विश्व कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। हाँ, मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। उन्होंने कहा, जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरा क्रिकेट खत्म हो गया है, मैं अपना बैग पैक करूंगा और निकल जाऊंगा। ये दिखाता है कि वो हर मैच को एक नई शुरुआत के रूप में देखते हैं, पिछली हार या जीत का बोझ उठाए बिना। और यहीं पर ज्यादा सोचने यानी ओवरथिंकिंग के खतरे की बात आती है। अच्छा। ये अक्सर चोकिंग का कारण बनता है। इसका क्लासिक उदाहरण दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम है, जो कई बार विश्व कप में दबाव के क्षणों में बिखर गई। क्यों? क्योंकि वे परिणाम के बारे में, इतिहास के बारे में और क्या होगा अगर के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगे। धोनी की सफलता का एक बड़ा राज यही है। उनके पूर्व साथी जहीर खान ने कहा है, धोनी का ज्यादा न सोचना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वाह। उनका दिमाग गैर जरूरी विचारों से भरा नहीं होता, इसलिए वो मुश्किल हालात में भी स्पष्ट और सही निर्णय ले पाते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, सही नजरिया अपनाना, जो सकारात्मकता, निडरता और शांति का मिश्रण है। ये आपका मानसिक कवच है। सही। दूसरी, लक्ष्यों को सरल बनाना, यानी बड़े सपनों को छोटे, हासिल किए जा सकने वाले कदमों में तोड़ना ताकि वो डरावने ना लगें। बिल्कुल। और तीसरी, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, प्रक्रिया पर भरोसा करना, यानी परिणाम की चिंता किए बिना अपने प्रयास पर 100% ध्यान केंद्रित करना। बिल्कुल। और ये सिद्धांत सिर्फ क्रिकेट के मैदान के लिए नहीं है। नहीं, ये जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो या व्यक्तिगत रिश्ते हो, हर जगह लागू होते हैं। ये एक तरह का लाइफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही कहा। ये सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं, बल्कि एक मानसिकता की केस स्टडी है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल। किताब में धोनी के यूएसपी यानी उनकी अद्वितीय विशेषताओं के रूप में 4 बातों का जिक्र है। उनकी निडरता, उनकी शांति, उनकी नेतृत्व क्षमता और लीक से हटकर निर्णय लेना। अब सोचने वाला सवाल ये है, क्या ये गुण जन्मजात होते हैं या कोई भी इन सिद्धांतों का सचेत रूप से अभ्यास करके अपने अंदर धोनी वाली मानसिकता विकसित कर सकता है? क्या हम सब अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने भीतर के कैप्टन कूल को जगा सकते हैं?